हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैं लिखता हूँ का क्वेश्चन आंसर्स। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस की जो सीरीज में आप लोगों को करवाती हूँ, यकीन मानिए पिछले कई सालों में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं की यहाँ पर सीरीज होती है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आप मेरे चैनल से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हो तो आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ और इसे लिखने वाले होते हैं अज्ञे जी, जिन्हें हम लोग बहुत प्यार से सच्चिदानंद, हरिनानंद, हीरानंद वात्स्यायन के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म होता है 1911 से और जिनकी मृत्यु जो अपना देह त्याग देते हैं 1987 ईस्वी में। तो बिना किसी रुकावट के हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं मदद करती है। क्यों? तो लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर से एक दबाव पड़ता है, लेकिन दबाव इतना ज्यादा नहीं होता कि वो आपको झकझोर दे। मतलब देखिए, अगर आपको 10th में अगर आपके घर में सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो वो तब तक आप घर के प्रेशर में घर के लोगों के प्रेशर में आके अगर आप पढ़ते हो तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंटरनली मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। ठीक है, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, खुद मोटिवेट होना है। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं आओगे आप एग्जाम टॉप तो छोड़ दो, पास भी नहीं कर पाओगे। तो आपको अंदर से मोटिवेट, टीचर पेरेंट्स का काम होता है कि हम आपको बोले नहीं तुम कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके अंदर से ये बात नहीं आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जब दूसरे बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं, दूसरे बच्चों के मार्क्स 100 में से इतने आ सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं आ सकते? बस मुझे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और जरूर आ जाएंगे। तो कोई भी आपको अनुभव अगर होता है तो उसे आपको वो एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो अंदर से मन को झकझोर देती है और लिखने के लिए आंदोलित कर देती है और नई रचना का निर्माण होता है, या किसी भी कार्य को करने के लिए आंदोलित कर देती है कि नहीं भाई मुझे करना है तो मतलब करना है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो लेखक पहले ही हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुके थे। जब लेखक जापान गए तो उन्होंने हिरोशिमा के अस्पतालों में घायल लोगों को देखा, साथ ही अणु बम के प्रभाव को, न्यूक्लियर जो अटैक हुआ था वहां पर, न्यूक्लियर बम अटैक, उसके जो प्रभाव लोगों पर पड़े हैं, उन्हें जब उनका जब उन्हें साक्षात्कार हुआ, प्रत्यक्ष रूप से जब उन्होंने देखा, तो देखकर उन्हें भी अनुभूति नहीं हो रही थी, इसलिए भोक्ता नहीं बन सके। लेकिन एक दिन जब वो सड़क पर घूम रहे थे और एक पत्थर पर जले हुए एक लंबी सी उजली छाया देखी, तब उजली छाया को देखकर विज्ञान का छात्र रहे लेखक अज्ञे जी को ऐसा लगा कि विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से जो रेडियो एक्टिव रेज निकली, उससे ये आदमी क्या हो गया, जलकर भस्म हो गया और उसकी किरणें आगे बढ़ ही होंगी और पत्थर पर क्या हो गई होंगी, झुलसा दिया होगा और आदमी भाप बनकर उड़ गया। इस प्रकार ये सारी घटना जैसे पत्थर पर लिखी हुई थी और किसी को वहां पर खड़े होकर बताने की भी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, देख के ही ये सारी चीजें महसूस हो रही थी। उस छाया को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया और ऐसा लगा उन्हें ये महसूस हुआ कि सहसा जलता हुआ सूरज उग गया हो और डूब गया हो। मैं कहूं कि उस क्षण अणु विस्फोट मेरे अनुभूति में आ गया और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता बन गया।
मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित की गई हैं। तो लेखक की प्रवृत्ति में जब अपना व्यक्तित्व, अनुभूति को प्रकट करने की उत्कंठा इतनी बलवान हो जाती है कि उसे न लिखने तक का बेचैन बनाए रखती है, और इस प्रकार लेखक को लिखने के लिए अतिरिक्त विवशता प्रेरित करती है। जब लेखक प्रसिद्ध हो जाते हैं तब संपादक और प्रकाशक कुछ लिखने के लिए आग्रह करते हैं और लेखक लिख देते हैं। जब लेखक किसी भी बात को या कहानी को जब लिखते हैं तो उसमें पारिश्रमिक भी सम्मान के साथ मिलता है, और अपनी आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लेखक लिखते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हमें कुछ काम करेंगे तभी जब हमें पैसे की जरूरत है, अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें धन की जरूरत है, धन के लिए हम लिखते हैं। ये भी हमारी आर्थिक आकांक्षा है। कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं जिनकी आकांक्षा नहीं होती, किसी चीज के लिए नहीं होती, लेकिन वो लिखते रहते हैं। उनकी आत्मा की संतुष्टि की भावना होती है। यह भी कामना होती है कि लिखते लिखते इतना सुधर जाओ कि उनकी पहचान बन सके। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह से उत्साहित करते हैं। तो किसी भी रचनाकार के जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, रचनाकार को लिखने के लिए अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, अलग तरह से उत्साहित करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ बच्चे हैं जो कि हमारे भारत देश में बहुत ही माइग्रेट एरिया में रहते हैं और उनके पास पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है। तो है ऐसे 8-10 बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैम हमें आपकी क्लास का इंतजार रहता है। तो इन बच्चों ने क्या किया है, मुझे प्रेरित किया है, मुझे मोटिवेट किया है, और मैं उन बच्चों के लिए ही बेसिकली मैं वैसे बच्चों के लिए ये क्लासेस बनाती हूँ। तो लेखक को जो भी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं उन सबकी संपूर्ति को पूरा होने की बात कहते हैं, और या उनसे मुक्त हो जाने का प्राप्त अवसर आता है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये जो कुछ रचनाकार अनुभव से प्राप्त विचारों को लिखते हैं, इसके साथ साथ ऐसे भी कारण उपस्थित हो जाते हैं जिससे अपने विचार नहीं होते हुए भी सम्माहित कर लिए जाते हैं। ये सम्माहित विचारों के बाह्य दबाव होते हैं, सामाजिक परिस्थितियां का दबाव होता है, आर्थिक लाभ की आकांक्षा का दबाव होता है, प्रकाशकों और संपादकों को बार बार आग्रह का दबाव होता है, विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव होता है। क्या यह दबाव, बाह्य दबाव, केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को प्रभावित होते हैं या अन्य क्षेत्रों में जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? तो ये बाह्य दबाव जो होते हैं ना, ये लोगों को जुड़े कलाकारों को बाहर से तो प्रभावित होते ही हैं, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें बाह्य दबाव से कोई मुक्त होता है। जैसे गायक गायिका के ऊपर आयोजकों श्रोताओं का दबाव रहता है कि अगर उन्होंने अच्छा गाना नहीं गाया तो लोग नहीं आएंगे, लोग फाइनेंसर्स पैसे नहीं लगाएंगे। सिनेमा जगत में संबंधित जितने कलाकार पर भी, हर एक आर्टिस्ट हीरो हीरोइन पर भी उसके निर्देशक का दबाव रहता है, साथ ही आर्थिक दबाव भी रहता है। चित्रकार मूर्तिकार पर भी बनाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का भी दबाव रहता है कि उन्हें इस तरह के चित्रकार चाहिए। फिर देखो, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अनंत व अंतः व बाह्य दोनों का परिणाम है, कैसे कह सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपका 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएगा। तो हिरोशिमा पर लेखक दबाव, लिखी कविता लेखक के हृदय की अनुभूति, भाव और शब्दों को में जीवंत हो उठी है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था और वहां के आहत लोगों को भी देखा था। उस दृश्य को देखकर लेखक के मन में उन लोगों के प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, लेकिन व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। जब लेखक ने पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें उनके हृदय से अणु बम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर क्या आ गया, सामने आ गया, और वहीं से उनको कविता के रूप में परिवर्तित हो गई।
इस तरह हिरोशिमा पर लिखी जो कविता है उनके अंतर दबाव मतलब इंटरनल इंट्रिंसिकली मोटिवेशन का उनका परिणाम है। और एक्सटर्नली वो इतना मोटिवेट नहीं हुए थे, उन्होंने तो हर जगह गए थे देखने, म्यूजियम में गए थे, हर जगह गए थे, लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिला जब तक कि वो खुद अंदर से उनको मोटिवेशन नहीं आया, खुद से मोटिवेशन नहीं आया, जब तक उन्होंने उस चीज को महसूस नहीं किया, उसे अनुभव नहीं किया, तब तक उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के जो तकलीफ हुई थी लोगों को, उसका जो परिणाम था उसके ऊपर उन्होंने उसके बाद ही कविता लिखी, इससे प्रभावित हुए होंगे और कविता लिख दी। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। उसकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। तो अणुबम का गिरना ऐसी घटना थी जो संपूर्ण मानवता को हिलाकर रख दी। यह विज्ञान बहुत ही भयानक दुरुपयोग था। अणुबम का विज्ञान द्वारा पुनः प्रयोग अगर होता है तो पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि का नष्ट होना तो संभावना तो बनी रहेगी, और ऐसा हो भी सकता है कि अगर दोबारा न्यूक्लियर बम का अटैक हुआ तो पूरी सृष्टि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि विज्ञान का दुरुपयोग मत करो, उसका आप अच्छा उपयोग करिए और उपयोग कर लोगों की सुख सुविधाओं का आधार बनिए, ना कि उनके से सुख सुविधाओं का आधार छीन लीजिए। ऐसा नहीं करना है। समाज में विज्ञान के बढ़ते दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं भी बढ़ रही हैं। कंप्यूटर में वायरस जैसा कुछ गलत कार्य भी विज्ञान के बढ़ते सुख सुविधाओं का ही प्रभाव है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए आपकी क्या भूमिका है? तो यहाँ पर निम्नलिखित भूमिका है। प्रदूषण को फैलाने और बढ़ाने वाली जो चीजें जैसे प्लास्टिक, कचरा और इस तरह से जितने भी सामान हैं, आप इनके बारे में जागरूक होइए और अपने एरिया में भी लोगों को बताइए, और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है उसे भी आप बताइए। फिर आता है विज्ञान द्वारा बनाए गए हथियारों का प्रयोग जब तक जरूरत ना हो ना करें। लोगों की भलाई के लिए उनका यूज करें, ना कि मनुष्यों के विनाश के लिए करें। आतंकवादियों और उग्रवादियों के हाथ में ये हथियार ना पहुंच सके, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर विज्ञान की चिकित्सीय खोज के लिए जैसे किया गया है, क्यों चिकित्सा के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, उसे क्रिएटिव तरह से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करना चाहिए, ना कि संतान की लिंग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कन्या शिशु अगर भ्रूण में रही तो उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण समाज में विषमता और लिंगानुपात के असमानता आती है। इसके बारे में रोक लगाना बहुत जरूरी है। फिर विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यह बात लोगों तक फैलाकर दुरुपयोग के परिणाम को बताने में प्रयत्न कर सके। अब शॉर्ट आंसर्स देख लीजिए। लेखक और कृतिकार में क्या अंतर बताया गया है? तो लेखक और कृतिकार में अंतर बताया गया है कि कुछ भी लिखना लेखक नहीं होता। सच्चा लेखक वो होता है जो अपने अंदर से मोटिवेट रहता है और मन की छटपटाहट को व्यक्त कर सकता है, और इसी को कृति कहते हैं। ऐसा लेखक कृतिकार कहलाता है। और इसके विपरीत धन, यश आदि की प्रेरणा रहती है, वह सामान्य लेखन कहलाता है। बाहरी दबाव भीतरी उन्मेष किस प्रकार बन जाता है? कई बार क्या होता है, प्रकाशक जो रहते हैं, संपादक रहते हैं, या धन के आग्रह से लिखा गया जो साहित्य रहता है ना, वो मन की अनुभूति को जगा देता है, और तब प्रकाशक का तकाजा या फिर संपादक का जो रिक्वेस्ट रहता है, आग्रह रहती है, धन की इच्छा क्या रहती है, इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती है, केवल सहायक यंत्र का काम करती है। और इसी बहाने लेखक के मन में किसी भावना को सच्चा उन्मेष हो जाता है और वह अच्छी कृति की रचना कर लेता है। लेखक के लिए स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व कैसे है कैसे? तो यदि लेखक स्वभाव से लेखन के प्रति तत्पर है तो समय पर रचना कर लेता है, और परंतु यदि उसका स्वभाव आलसी है तो बराबर किसी बाहरी दबाव की प्रतीक्षा करता है। प्रकाशक, संपादक, प्रशंसक धन की प्रेरणा उसे प्रेरित ना कर सके करे तो वह रचना करता ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि लेखक के स्वभाव में आत्मानुशासन का होना आवश्यक है। प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो प्रत्यक्ष अनुभव सामने घटी वास्तविक घटना का होता है। यह आवश्यक नहीं कि वह अनुभव देखने वाले मन में गहरी अनुभूति जगा दे। अनुभूति आंतरिक होती है। किसी के मन में किसी भाव की गहरी व्याकुलता जाग उठती तो अनुभूति कहलाती है। अनुभूति से ही लिखने की प्रेरणा जगती है। अज्ञेय हिरोशिमा के विस्फोट के भोक्ता कब बने? जब उन्होंने एक पत्थर पर छपी मानव छाया देखी और बम विस्फोट में भाप बनकर उड़ गया। छाया पत्थर पर समा गई थी, छप गई थी। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में विस्फोट की भयंकरता साकार हो उठी। लेखक के लिए कविता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अनुभूति से उपजना। और कोई कविता कवि के मन में तभी ये होती है जब वो अंदर से निकलती है, उसके आत्मा से निकलती है, उसके दिल से निकलती है, वह सफल होती है, अन्यथा वह असफल होती है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के आधार पर भीतरी विवशता क्या होती है, इसकी चर्चा करिए। तो कोई भी दृश्य या घटना को देखकर सुनकर अगर मन में भीतर एक छटपटाहट, आकुलता, आंखों में आंसू, बेचैनी अगर आ जाती है तो भीतरी विवशता कहते हैं। लेखक इसी छटपटाहट को लिख कर ही हल्का हो पाते हैं। अब लेखक ने इस अकुलाहट को समझाने के लिए हिरोशिमा नाम की कविता की चर्चा की है। हिरोशिमा जैसी घटना पर आपके विचार में क्या समाधान है? तो ये घटना जो हिरोशिमा नागासाकी पर हुई है दोबारा ना घटित हो सके, और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि लोगों में विश्व जनमत हो और परमाणु बम के विस्फोट से मरे। इससे पहले कि लोग ऐसे विस्फोट से मरे, हमें क्या करना चाहिए? हमें शांति प्रिय, विवेकशील सामाजिक संगठन उन देशों के सामने सत्याग्रह करें, आंदोलन करें और परमाणु बम नहीं बनाने के लिए क्या करें? हम काम करें। तो उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगे होंगे। जुड़े रहिए मेरे सेशन के साथ, क्लास में आते रहिए और बहुत अच्छी सेशंस आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो see you all in live session. Take care.